मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक वो है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और उसका पार्ट सेकेंड है। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इसके आधे हिस्से की चर्चा कर ली है, और आगे जो है हम लोग इसके दूसरे पार्ट की चर्चा करने वाले हैं, यानी जो बचा हुआ पार्ट होगा हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पर। ये देख रहे हैं अनअकैडमी पर दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं। एक क्लास जो होती है वो स्पेशल क्लास जो कि फ्री में होती है, और दूसरी जो प्लस क्लास होती है वो ऐसे लोग ही कर पाते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो ऐसे क्लास को नहीं कर सकते। तो यदि आप स्पेशल क्लास का लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएं, पूरा क्रैश कोर्स पढ़ पाएं, तब आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अनअकैडमी का फायदा ये है कि आप अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं तमाम स्टूडेंट के साथ जो देश के भिन्न भिन्न भागों से जुड़े हुए हैं, जो कि ये सुविधा एक बहुत बड़ी सुविधा कही जा सकती है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ ये होता है कि वो घर अब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कहीं दो चार बच्चों के बीच में डिस्कशन करते हैं, तो इससे ये नुकसान होता है कि वो दो चार बच्चों में ही अपने स्टेटस को चेक करते रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी हुई, जबकि प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब एक्चुअल फील्ड में उतरते हैं तो फिर लगता है कि हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे ये हैं कि आपकी एक्सेस जो है वो आपके देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे पढ़ने का अवसर मिलेगा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं और लाइव टेस्ट एंड क्विज होते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका लाभ आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और आप अगर देखें तो अगर आप अनअकैडमी के फैकल्टी को देखेंगे तो ये फैकल्टी की लिस्ट है, और भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये टॉप के लोग हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है। इसमें से किसी का लेक्चर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी हमको क्या क्या सुविधाएं देता है। एस्पिरेंट्स को जो लॉ से जुड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं घर बैठे प्रिपरेशन करने का। और ख़ास तौर से इस समय जबकि लॉकडाउन चल रहा है और हमें बाहर निकलना बेहद बाहर नहीं निकलना है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, तो ऐसी स्थिति में घर बैठे अगर हमें ये सुविधा मिल रही है तो इसको हम बेस्ट ऑप्शन ही कहेंगे अपने लिए। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता रहता है, लाइव टेस्ट होते रहते हैं। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि स्टूडेंट के लिए वो सब चीज़ें यहाँ की जाती हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए 17 मई यानी कि कल से अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट T20 मॉक टेस्ट का सीरीज होने वाला है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और उसके बाद उनका टेस्ट है, और उसके बाद है कि कितने बजे से वो टेस्ट होने वाला है। तो वो आप जिसको ज्वाइन करें उसको करने के लिए क्या करना होगा आपको कि आपको राय लाइव ये रेफरल कोड यूज करना होगा। ठीक है, RAILIVE राय लाइव नाम का रेफरल कोड यूज करना होगा, तब आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन के प्लान। और सब्सक्रिप्शन के प्लान में आप देख सकते हैं कि 1 महीने हो, 2-3 महीने हो, इस तरीके से 24 महीने तक के प्लान आपको उपलब्ध हैं। और इसमें अगर आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भी फीस होगी उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये है मेरे बारे में कुछ जानकारी। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय है और मैं बनारस में चलने वाली राय जुडिशियल क्लासेस जो कि ऑफलाइन कोचिंग है उसका मैं डायरेक्टर हूं, और पिछले 8 से अधिक सालों से मैं टीचिंग में हूं। लॉ के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। मैंने लॉ की पढ़ाई BHU से की हुई है, और LLM मैंने डबल LLM किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप से भी किया और क्रिमिनल लॉ ग्रुप से भी मैंने किया। और इस पर्पज़ के लिए हमने 2 बार नेट भी क्वालिफाई किया। और मेरे पर्सनल गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट
विभिन्न स्टेट की, चाहे वो पीसीएसजे की एग्जामिनेशन हो, चाहे एपीओ का एग्जामिनेशन हो, एचजेएस का एग्जामिनेशन हो, लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए हैं। तो अब हम आगे लेक्चर पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को, हम आते हैं विषय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। हमने कल चर्चा की थी और इसके आधे पार्ट की थोड़ी सी चर्चा हम कल के पिछले भाग की कर लेते हैं, फिर अगले भाग पर। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि फंडामेंटल राइट क्या होता है और डीपीएसपी क्या होती है, और इनमें डिस्प्यूट किस बात पर है। डिस्प्यूट मेनली इस बात पर ही रहा है कि एक जो है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट है, और दूसरा इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं। तो इसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। शुरुआत हुई कॉन्फ्लिक्ट की चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस से, और जिस केस में यही समस्या आई कि अगर दोनों में यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिवेल कौन करेगा, दिया जा सकता है। अब प्रोविजन ही हो गया। हमने जैसा कि बात की थी कि फिर आया केरल एजुकेशनल बिल 1957, और जिसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल को लागू किया गया और कहा गया कि दे आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंटल हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। दोनों में जो है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, यानी किसी भी अर्थ का अगर किसी भी प्रोविजन को कंट्राडिक्शन होता है तो प्रोविजन का ऐसा अर्थ निकाला जाना चाहिए ताकि जैसे दोनों को प्रभावी बनाया जा सके। उसके बाद केस आता है यहां तक, और आज की पढ़ाई हमको यहां से करनी है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हम यहां आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। समझ रहे हैं? यानी कि डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ के केस में इतनी बड़ी केस है, बड़ी फेमस केस है। जस्टिस सुब्बा राव इसमें जज थे, जस्टिस सुब्बा राव, और उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट में को अमेंड करने का पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं, क्योंकि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये राइट अगर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि पूरा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने का इनके पास पावर ही नहीं। इसके अलावा एक रूल और आया था इसमें, जिसको प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसको कहते हैं भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो सिद्धांत था, इसका मतलब यह है कि अब तक जो पार्लियामेंट कर चुका है वो वैलिड रहेगा, लेकिन आगे से अगर कोई अमेंडमेंट होगा फंडामेंटल राइट में, यानी फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से कम किया जाएगा, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, वो नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद और भी केस है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, लेकिन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या चीज जोड़ी गई थी? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या चीज जोड़ी गई थी? आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 31C जोड़ा गया था इससे, और 31C जोड़ के प्रोविजन बना दिया गया कि आर्टिकल 39B और 39C, 39B और C के अंतर्गत जो डीपीएसपी है, उस डीपीएसपी को लागू करने में या उस डीपीएसपी के पर्पज के लिए लॉ बनाने, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता भी है तो भी वो लॉ वैलिड बनी रहे।
अब बात समझ रहे हैं ना। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसी लॉ नहीं हो सकती जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सके, फंडामेंटल राइट को कम कर सके, फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सके। और अगर कोई ऐसी लॉ है जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो लॉ वाइड हो जाएगी। ये बात 13 में हम लोगों ने पढ़ी। अब आप समझिए कि जब 31C जोड़ दिया गया और उसमें ये बात कर दी गई कि आर्टिकल 39B और C यानी डीपीएसपी के पर्पज के लिए अगर कोई लॉ बनाई जाएगी और उस लॉ से फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी होगा तो भी वो लॉ वैलिड बनी रहेगी। इसका दूसरा अगर पहलू हम लोग देखें तो ये कहता है कि आर्टिकल 39B और C जो है फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल करने लगा। यही ना हुआ इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट पर आर्टिकल 39B और C जो है प्रिवेल करने लगा। इसका मतलब कि अगर दोनों में कंट्राडिक्शन होगा तो डीपीएसपी प्रिवेल कर जाएगी। यहां पर इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तो बात क्लियर हो गई कि 39B और C के अंतर्गत जो डीपीएसपी है उसके लिए अगर कोई लॉ बनाई जाएगी तो उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा भी तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, वो वैलिड बनेगा। अब जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इस अमेंडमेंट को क्या किया गया जानते ही हैं। कुछ होता है तो अब लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास? किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में उसको चैलेंज किया गया कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ये सही नहीं होना चाहिए। तो अब उसको जब चैलेंज किया गया तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक, सही, वैध, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगती। पार्लियामेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर है और बहुत बड़ी पावर है और इस पावर को यूज करते हुए वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आया था इसी में बेसिक स्ट्रक्चर थियरी आई थी, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। तो उसने क्या कहा कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो क्या था जानते ही हैं, आर्टिकल 31C जो कि कहता था कि आर्टिकल 39B और C को प्रिवेल कराता था फंडामेंटल राइट। यानी ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट बिल्कुल वैलिड है। अब बड़ी समस्या आई कि अब क्या किया जाए, मानना ही था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। मैं थोड़ा सा पीछे फिर से चलूं। देखिए, जैसे आप अमेंडमेंट का चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, चाहे आप डीपीएसपी पढ़ते हैं, रिलेशन की बात या फिर कोई अदर प्रोविजन भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस तरीके से खेल हुआ है जैसे आप लोग बचपन में खेला करते थे कि मेरी बैटिंग अब तुम्हारी बैटिंग, भाई जिसकी बैटिंग रहेगी वो चौके छक्के मारेगा। तो इसी तरीके से मेरी बारी मतलब कोर्ट की बारी, फिर सरकार की बारी, फिर कोर्ट की बारी, फिर सरकार की बारी, इस तरीके से चीजें चलती थी। अब आप यहां देख रहे होंगे कि जब डिस्प्यूट एराइज हुआ कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आखिर कौन प्रिवेल करेगा, बारी थी सरकार की और सरकार ने कह दिया कि रिजर्वेशन का होगा। फिर बारी किसकी आई? कोर्ट की बारी आई और चंपाकम दोराईराजन के केस में कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता था। फिर उसके बाद फिर से बारी आई पार्लियामेंट की यानी सरकार की और उसने क्या किया कि लो अब हमारी बारी है ना, तो हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके प्रोविजन ही जोड़ देते हैं। अब फिर बारी किसकी थी? अब कोर्ट की बारी थी। तो केरल एजुकेशनल बिल में कोर्ट ने फिर से कहा कि देखिए भाई अब झगड़ा करने की बात नहीं है,
उसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों में तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन किसी भी दशा में डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को प्रिवेल नहीं करे। तो ले दे के बात वही निकली, माने कोर्ट ने अपने मन की बात की। फिर उसके बाद कोर्ट को लगा कि नहीं, अभी हमारे तरफ से कही गई बात में थोड़ी कचोट रह गई, कमी रह गई, तो उसने गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने की पावर है ही नहीं पार्लियामेंट के पास। उसको लगा कि भाई पिछले केसेस में कुछ कम रह गया था, तो और ज्यादा उसने उसमें चीजें बात कह दी। अब जब अति हो गया तो फिर से पार्लियामेंट की बारी थी, यानी सरकार की बारी थी। और सरकार ने क्या किया, बोल लिए ना, अब चलिए मैं बताता हूं क्या करना। तो सरकार ने क्या किया, 25वां संविधान संशोधन कर दिया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया, और बहुत सारी चीजें जो कि कोर्ट के द्वारा उस समय से पहले कही गई थी, उन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया। अब उन सारी चीजों का डिस्कशन करना यहां रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित अमेंडमेंट 25th हुआ था, और उसके संबंध में आप जान रहे हैं कि ये प्रोविजन जोड़ दिया गया 31C, और उसमें यह कह दिया गया कि बी और सी ऊपर है। अब जब सरकार ने ऐसा अमेंडमेंट किया, सरकार की बारी थी, अब किसकी बारी आएगी, फिर कोर्ट की बारी है। एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे कि बैटिंग चलती है। अब बैटिंग करने की बारी किसकी थी, कोर्ट की थी। अब इसने बैटिंग की और कह दिया कि ठीक है, मतलब होता ना कि डिफेंस कर देना, रन ही नहीं लिया। तो इसी तरीके से उसने 25वें संविधान संशोधन को जब चैलेंज किया गया, तो उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसने दूसरा उपाय लगाया। और दूसरा उपाय क्या लगाया, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी का, कि अमेंडमेंट करने के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बचा के करना। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम ही बताएंगे आपको। इतना हम बेसिक स्ट्रक्चर बता देंगे आपको कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि हम संविधान में संशोधन कहाँ करें। तो इसलिए अब उसकी भी रिलेवेंसी हम अमेंडमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे खेल हुआ था उसमें। अब यहां तक बात हुई थी। अब हुआ ये कि अब देखिए 25वें संविधान संशोधन से 31C जोड़ के ये प्रिवेल कराया गया था। चैलेंज किया गया केशवानंद भारती के केस में, तो क्या हुआ, चैलेंज जब किया गया केशवानंद भारती के केस में, तो केशवानंद भारती ने कॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। अब फिर सरकार को लगा कि अरे लगता है हमने पिछली बार जो है कम किया था, कुछ और चीजें करनी चाहिए, मतलब हमको अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो उसने क्या किया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर से ला दिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर से लाया, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। और उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 31C में फिर से अमेंडमेंट किया गया। होता ना जैसे एक दुष्ट आदमी हो और उसको थोड़ी सी आप छूट दीजिए तो उसका मन बढ़ जाता है और आगे और वो गलती करता है। तो इसी तरीके से मेरा बस सिर्फ ये एग्जाम्पल था, आप उसको उसमें मत कनेक्ट कर दीजिए। उसी तरीके से सरकार को लगा कि हमने 25वें संविधान संशोधन से लगता है कुछ कम जोड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अगर कभी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं और जहां आप मोल भाव कर सकते हैं, अगर आपको एक ही बार में, जैसे उसने कहा कि 300 रुपए का सामान है और आप कहते हैं 250 में देना हो तो दे दो और नहीं तो हम जा रहे हैं, एक ही बार में वो 250 में दे देता है, तो आप 250 में लेने के बावजूद भी मन हमेशा सोचता रहता है कि लगता है हम जो है 250 रुपए ज्यादा दे दिए, हमको और कम बोलना चाहिए। यही चीज थी इसके साथ भी कि अब उसने जो 25वें संविधान संशोधन से उसने बी और सी जब को प्रिवेल कराया और उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, तो सरकार को लगा कि लगता है कि पिछली बार हमने कुछ कम जोड़ा था, अब हमको कुछ और करना चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन से फिर से 31C में अमेंडमेंट हुआ और फिर से अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया, फिर से अमेंडमेंट करके कर दिया गया, मैं इसको केशवानंद भारती को ऐसे कर लेता हूँ, अरे 42वें संविधान संशोधन को इस पर कर लेता हूँ। फिर से क्या किया गया कि आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट किया गया और कर दिया गया कि ऑल डीपीएसपी शैल प्रिवेल ऑन पार्ट 3rd। ठीक है,
ये क्या हो गया कि अब अमेंडमेंट करके 31C, अब अगर अभी 31C बेयर प्रोविजन आप पढ़ेंगे ना तो यही बात लिखी होगी और उससे आपको कनेक्ट करना पड़ता है 25वें संविधान संशोधन को। तो आप बेयर उठा के एक बार जरूर पढ़िएगा, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन समझिएगा कि अब 31C में क्या किया गया, फिर से अमेंडमेंट किया गया 42वें संविधान संशोधन से और कर दिया गया कि पूरा का पूरा डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल करेगा। अब उसमें लिख दिया, क्योंकि उस पिछली बार उसे लगा था कि कम लिखा था और कोर्ट को इससे कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, तो उसने 31C में कर दिया कि पूरा का पूरा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल करेगा। जब उसने ये लिखा यानी 42वां संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन को इस केस में यानी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस थी 1980 की, इसमें फिर से चैलेंज किया गया। क्या चैलेंज किया गया? 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन जो आर्टिकल 31C के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, वह ना कि पूरा का पूरा डीपीएसपी जो है प्रिवेल कर जाएगा फंडामेंटल राइट पर, उसको चैलेंज किया गया। तो क्या किया मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के केस में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कौन सी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया इसको 42वां संविधान संशोधन को जो अधिकार प्राप्त है। तो ये तभी हो पाएगा जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस बना रहे, ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स के केस में ये इंटरप्रिटेशन किया गया कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सप्लीमेंटल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का रहना जरूरी है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। ठीक है? Anything that destroy the balance between two parts will ipso facto destroy an essential element of basic structure of our constitution, है ना? कि अगर कोई भी चीज इसके बीच के बैलेंस को गड़बड़ करेगी तो वो शून्य हो जाएगी, और शून्य ही नहीं होगी बल्कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने लगती है, इसलिए वो प्रभावहीन हो जाएगी। तो ये उम्मीद है कि लेक्चर का दोनों पार्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से प्रोविजन समझ में आया होगा, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको आप वीडियो को सर्च कर लीजिए पार्ट 1 के नाम से और उसको आप स्टडी कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 12 बजे आजकल रेगुलर क्लास रह रही है, तो हम कल भी एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और डिस्कशन करेंगे आप लोग। अब चूंकि नेटवर्क उतना बेहतर नहीं है कि मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट हो सकूं, मैं देख रहा हूं आपके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, लेकिन जब मैं बात बता ले रहा हूं तो उसके 1 मिनट 30 सेकंड बाद आ रहा है, तो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं मुझसे कांटेक्ट करने की, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे नॉलेज में है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। बाकी अनअकैडमी पर आप जुड़िए और इसके माध्यम से आप अपने भविष्य को जो है बेहतर बनाइए। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप क्वेश्चन पूछिए, तो इस सेशन को हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।